नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण से टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी पर आधारित हैं सारे, और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विशेषकर बात की जाए अभी वर्तमान में चल रहे संविदा वर्ग 3 की, तो यहाँ पर इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और यहाँ से हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक आपके आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की प्रमुखतः कितने घटक होते हैं? तो पर्यावरण के प्रमुखतः 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भौतिक घटक या जिसको हम अजैविक बोलते हैं, दूसरा होता है जैविक घटक और तीसरा ऊर्जा संघटक। तो ये 3 होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संघटक। इनको आप याद रखेंगे। और अजैविक घटक को भौतिक घटक भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की थी? पाता तथा दाता, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर्स, इसकी भूमिका थी आदि मानव की पर्यावरण में। अगला है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो कौन सा मानक? प्रौद्योगिकी मानव जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? पर्यावरण का उनको विध्वंसक माना जाता है, क्योंकि वो पर्यावरण का कटाव करते हैं। अगला है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? तो कौन सी विधा ने किया है? पशुपालन ने। अगला क्वेश्चन है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, तो सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है? तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया या पूर्वोत्तर भारत में ये अभी भी प्रचलित है झूम कृषि। अगला है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो मानव भूगोल के जन्मदाता हैं वो कौन कहलाते हैं? फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? तो सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस और तापमान होना चाहिए। और अगर आर्द्रता की बात की जाए तो 60%। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना उचित होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस उचित होता है। और आर्द्रता की बात की जाए तो 60%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये कहाँ हुई थी आपकी? इंग्लैंड में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद जब से स्टार्ट हुआ है तब से पर्यावरण की समस्याएं स्टार्ट हो गई हैं। अगला है, अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो भूमि की ये प्रक्रिया होती है आपकी अपक्षय। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक किसको माना जाता है? 1965 से 1974 तक के बीच को। अगला है, ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लगाया गया था? जोसेफ फरमैन के द्वारा लगाया गया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, 1985 में। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफ्लोरो से तो उसको नुकसान पहुंचता ही है, अगर दूसरे विध्वंसक की बात की जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। अगला है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो भूमिगत जल दोहन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा हुआ है? बुकलेन। ये यूएसए का एक शहर है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगला है, मैग्नीशियम में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन यौगिक का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला है, अपने स्थान पर सेलों तथा रिगोलिक आवरण स्तर प्रस्तर होते हैं जो कि विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो अपक्षय कहा जाता है इसको। जो सेलों या रिगोलिथ होते हैं उनके जो विघटन के या वियोजन की जो प्रक्रिया है उसको अपक्षय कहा जाता है। अगला है हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय बसे है, यहाँ पर करेक्शन में कर लें इसको, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश, इसके कारण क्या हो रहा है? भूस्खलन होता है और यही इसका प्रमुख कारण है। अगला है दक्षिण पूर्व एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है टेनेसी नदी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत की दामोदर नदी किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो टेनेसी घाटी जो है इसकी ये क्या है? अनुकृति है, इसकी एक कॉपी है। 1940 में स्टार्ट हुई थी टेनेसी में ये परियोजना, यूएसए से संबंधित है ये। अगला है विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा कौन सी करती हैं? सबसे पहले तो है योलो, ये चीन में है, और दूसरी है गंगा नदी, ये कहाँ है? आपकी भारत में स्थित है। तो ये दो सबसे ज़्यादा ऐसी नदियां हैं जो अवसाद का परिवहन करती हैं। अगला है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। अगला है मिस्र किसकी देन है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिस्र किसकी देन है? नील नदी की। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार के शोक की जो उपमा दी गई है वो कोसी नदी को दी गई। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो दामोदर नदी होगा, और बिहार की अगर बात की जाए तो कोसी नदी होगा। अगला है भोपाल गैस त्रासदी कब और किस कारण हुई थी? तो ये 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव होने के कारण हुई थी। इसमें गैस का नाम पूछा जाता है तो याद रखना मिथाइल आइसोसाइनाइड, और 3 दिसंबर 1984 की घटना है। अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और संविदा वर्ग 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो 22 अप्रैल 1986 को हुई थी। कहाँ पर? ये यूक्रेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? जो 3 माइल आइलैंड दुर्घटना है क्या है? यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो कब हुई थी? 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। तो इसको याद रखना, पेंसिल्वेनिया एक जगह है वहाँ पर यूएसए में, वहाँ पर एक घटना हुई थी 28 मार्च 1979 को। और ये किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कौन थे? अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक पूछ रहे कौन थे? तो ब्रंटलैंड थे इसके। 1987 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो IUCN, इन्होंने क्या किया था? इसका पहली बार अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में इसका यूज किया था। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखना, इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है IUCN का। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान करती है? संज्ञा है यहाँ पर, संख्या को सुधार लेना। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की जो संज्ञा है किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? ये की गई है जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, जो 2002 में हुआ था। अगला है धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैविक विविधता, ये आपके धारणीय विकास के
प्रमुख 5 क्षेत्र हैं। अगला है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन तथा एवं जल विद्युत ऊर्जा, ये क्या है आपके विद्युत उत्पादन के विकास, धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। अगला है, धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में ये अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में हुई थी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरी इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस नाम से जाना जाता है इसको? छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, याद रखना, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1987 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो 23 से 27 जून को ये 1997 में कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में। तो ये कहाँ पर है आपका? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है वेटलैंड दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 किस संरक्षण से संबंधित था? तो ये वनों से संबंधित था आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात में। अगला है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो कौन सा है? आनुवांशिक विभिन्नता के जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं? जीवमंडल आरक्षित परिरक्षक क्षेत्र हैं। अगला है, जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो हरित गृह प्रभाव है, जो प्रभाव का जो ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो जोसेफ फोरियन ने इसकी संकल्पना की थी ग्रीन हाउस गैसों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो 21 मार्च 1984 को ये प्रभावी हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। अगला है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो जलवायु से जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर असर होता है वो क्या है? आपकी कृषि है। अगला है, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है, तो ये कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन पर मैं परत जो आपकी हैं पृथ्वी की जो वायुमंडल की परत हैं उन पर एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो उनको आप जरूर देख लें। अगला है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो किससे बचाती है? परावैंगनिक किरणों को, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है ओजोन परत और बायोस्फीयर को इससे बचाती है। अगला है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हो सकता है, तो इनसे क्या हो सकता है? स्किन कैंसर या त्वचा का जो कैंसर होता है वो हो जाता है। अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है आपका विश्व ओजोन दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रिजों में कौन सी गैसें भरी होती हैं? तो फ्रिजों में कौन सी गैसें होती है आपकी?
मेफ्रॉन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप करेक्शन कर लेना, कौन सी होती है, नेफ्रॉन। क्लियर है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो नेफ्रॉन गैस होती है आपकी, ये कहाँ भरी होती है, फ्रिज में भरी होती है। अगला है, वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किया था? तो कौन से देश की टीम थी? ब्रिटिश टीम थी, जो ब्रिटिश से आई थी, उन्होंने इसका सबसे पहले पता किया था। अगला है, ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है, तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज़्यादा ओजोन परत का निर्माण है। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को किसके संरक्षण से संबंधित है? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कब हुआ था, 1 जनवरी 1989 को, और किसके संरक्षण से संबंधित था? संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो, उनसे उनके संरक्षण से ये संबंधित था। अगला है, किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन का पता लगाया था? तो किसने लगाया था ओजोन का पता 2005 में? GW कैटमूर ने। क्लियर है, तो इनको याद रखेंगे आप। अगला है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल में 21% आपके वन पाए जाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में वनों का भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अगला है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो प्रतिशत क्षेत्र की बात की जाए तो मिजोरम ऐसा राज्य है जिसमें उसके क्षेत्र का ज़्यादातर परसेंटेज क्या है, वन है वहाँ पर। अगला है, भारत के अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अति सघन वन की अगर बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो कहाँ पर है ये? पश्चिमी घाट में है। अगला है, भारत में मैंग्रोवा वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। इनको ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोवा जो वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ज्वारीय वन। अगला है, नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो नागालैंड के जो पर्वत का बंजर होने का मुख्य कारण क्या है? वहाँ होने वाली झूम कृषि। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो वन्यजीव संस्थान है ये आपका देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं, तो विश्व की अगर हम बात की जाए तो पूरे विश्व के 5% वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनोन्मूलन के विरुद्ध था, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था ये, और 1973 में ये हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित हैं, इनको भी याद रखना आप। सुंदरलाल बहुगुणा, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये किससे संबंधित थे? तो ये थे आपके चिपको आंदोलन से। कब हुआ था? 1973 में, चमोली जिला से। इस बात को भी आप याद रखेंगे, कहाँ से? चमोली जिला से। अगला है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है आपका। अगला है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये पिट्सबर्ग में हुआ था। पिट्सबर्ग में हुआ था इसका आयोजन, तो इसको याद रखेंगे आप। अगला है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विशेषता क्या है? तो पेड़ पौधों और जंतुओं में जो सर्वाधिक विविधता की विशेषता है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, ये सबसे ज़्यादा विविधता है इनमें। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था, तो कब हुआ था ये? 1973 में शुरुआत हुई थी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट दोनों नाम से जाना जाता है इसको। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बेतला पार्क बिहार में स्थित है। अगला है 5 मौसमों का बाग स्थित है। तो 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है? महरौली के समीप है ये। अगला है भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी हाथी परियोजना की। अगला क्वेश्चन है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधे जो होते हैं उनका अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। तो कौन सा अभ्यारण्य या सेंचुरी है जो राइनो के लिए जानी जाती है? काजीरंगा सेंचुरी या काजीरंगा अभ्यारण्य में राइनो पाए जाते हैं और इनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में और असम में यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। अगला है सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? तो ये दोनों किसके लिए संरक्षित हैं? बाघ के लिए संरक्षित हैं ये। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली को भारत का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है इनको। ये कौन है? भारत के बर्डमैन के नाम से इनको जाना जाता है सलीम अली को। तो इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनरघट्टा जैविक उद्यान के नाम से बेंगलोर में स्थापित हुआ है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो 46 टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है ये? संरक्षित क्षेत्र हैं। लेकिन ये समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, तो हो सकता है इनका जो नई रिपोर्ट आए उसमें ये अपडेट हो जाए, तो उनको भी आप एक बार चेक कर लेंगे। अगला है पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस रूप में उपलब्ध है? तो ये कहाँ पर होता है? हाइड्रोस्फीयर में गैस, तरल और ठोस तीनों रूप में ये उपलब्ध होता है। अगला है पृथ्वी की सतह में लगभग कितने फीसदी जल मंडल वाला है? तो कितने परसेंट जल पृथ्वी पर पाया जाता है? 70% या 71%, ये दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो 70% या 71%, जो भी ऑप्शन में मिले आप उसको आंसर लगाएंगे। अगला है भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? तो एनजीओ आधारित कौन सा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये मुंबई में स्थित है, ये एनजीओ आधारित है। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है आपका कोलकाता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला है दुनिया में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश है? थाईलैंड। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ से निर्यात होता है इसका। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1916 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है, तो किसका बना होता है? ये कार्बन का। अगला है पनबिजली किस श्रेणी में आता है? तो पनबिजली ऊर्जा के अक्षय स्रोत। पनबिजली किस में आता है? ऊर्जा के अक्षय स्रोत में आता है ये। अगला है जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है, तो कौन सी गैस छोड़ता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। तो इनको याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलता हुआ कोयला कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर दोनों गैसें छोड़ता है। अगला है पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करती है, तो कौन सी परत होती है? उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहते हैं हम? स्थल मंडल कहा जाता है। अगला है वायुमंडलीय दाब एक के साथ मापा जाता है, किससे मापा जाता है? क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं। अगला है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, तो क्या है इसका? प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो 1985 में हुआ था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन।
तो ये थे आज के टॉप मोस्ट 100 प्लस 102 क्वेश्चन है आपके। कुछ जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उनको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। इनसे 100% 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, तो इनसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।